नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। तो देश के कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, तो वहीं ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोहरे संकट के बीच यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने अभी से तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र के सहयोग से कोरोना पर रोक लगी है और अब प्रदेश में कोरोना के मामले काफी घट गए हैं। कोरोना के दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की संभावना और उसका सामना करने की योजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तीसरी लहर के लिए अभी से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, तो पीडियाट्रिक बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 1,62,00,000 लोगों को वैक्सीन दे दिया गया है। हमारे गांव-गांव में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में हम कर चुके हैं। गांव-गांव में हमारी निगरानी समितियां स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं और आरआरटी के माध्यम से उनकी टेस्टिंग की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उसका परिणाम है कि उसके कुछ सार्थक परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिले। जो मैंने आपके पास कहा था कि हमारे यहाँ जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस के बारे में आशंका थी कि 1 लाख प्रतिदिन आएंगे, हम लोगों ने 24 अप्रैल को 38,000 तक उसको सीमित रखा और 38,000 के बाद 24 अप्रैल के बाद लगातार उसमें गिरावट आई। आज 7,700 पॉजिटिव केस प्रदेश में आए। मृत्यु दर दुनिया का न्यूनतम स्तर पर 1% के आसपास प्रदेश की मृत्यु दर है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में कितनी तेज संक्रमण थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30 से 50 गुना संक्रमण के कारण उस समय अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी, ऑक्सीजन की आपूर्ति डिमांड होने लग गई। तो उस आपूर्ति के लिए भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए और आज प्रदेश ऑक्सीजन की डिमांड के अनुसार सप्लाई कर रहा है। सरप्लस ऑक्सीजन वर्तमान में हमारे पास मौजूद है, लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हम लोगों ने लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की है और लखनऊ में 19 ऑक्सीजन के लिए लखनऊ में प्रपोज किए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 1 महीने में प्रदेश के हर गांव में आईसीयू सुविधा युक्त 2-2 एम्बुलेंस तैनात करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सभी सरकारी नर्सिंग होम्स में ऑक्सीजन युक्त बेड सुविधा देने के लिए भी आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि 1 महीने के अंदर प्रदेश के 97,000 गांव में 2-2 एम्बुलेंस देने के पीछे उद्देश्य अच्छा है, लेकिन 1 महीने में यह आदेश पूरा करना अव्यावहारिक है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सलाह की तरह लेकर काम करने की कोशिश करे। वहीं मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में बरेली में एक कोविड मरीज की मौत के मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोविड वार्ड के प्रभारी डॉक्टर सुनील राठी को सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि गाजियाबाद में अपनी बेटी के पास रह रहे संतोष कुमार नाम के शख्स को कोरोना होने के बाद 21 अप्रैल को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां 22 अप्रैल को मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद लापरवाही की हद पार करते हुए मेडिकल के स्टाफ ने संतोष के शव को लावारिस घोषित करते हुए उनका अंतिम संस्कार करा दिया था। वहीं उनकी बेटी शिखा शिवांगी को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में लगातार अपडेट देते रहे। मामले का खुलासा होने पर इस मामले में प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र सिंह ने जांच समिति का गठन किया, लेकिन 12 मई को प्रिंसिपल को सौंपी गई रिपोर्ट में जांच समिति ने भी पूरे मामले में लीपापोती कर दी थी। गुरुवार को प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर सुधीर राठी से कोविड वार्ड की जिम्मेदारी छीन ली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए प्रिंसिपल को फटकार लगाई थी, जिसके बाद अब आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्त नामक मरीज था जिसको अननोन बता दिया गया, उसके बाद उसका
अंतिम संस्कार करा दिया गया। इस मामले में पूरी जांच हुई है। जो भी प्रथम दृष्टया दोषी 8-9 लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसमें मैंने कल स्वयं कोविड अधीक्षक को उनके पद से अवमुक्त कर दिया था और उसका चार्ज डॉक्टर धीरज राज को दे दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में कहर बरपाने के बाद अब कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है। पिछले 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 7,735 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में प्रदेश में 17,668 कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। यूपी में कई दिनों के बाद कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े में भी कमी आई है और अब मौत के आंकड़े 200 के नीचे आ चुके हैं। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना से 172 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 18,760 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में इस वक्त कोरोना के कुल 1,06,276 एक्टिव केस हैं। वहीं बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 286 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,046 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहीं राजधानी में बीते 24 घंटों में 29 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई। लखनऊ में इस वक्त कोरोना के कुल 6,631 एक्टिव केस हैं। वहीं प्रदेश में भले ही कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इसी बीच अब यूपी में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यही वजह है कि कई राज्यों के ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बाद आज यूपी सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 310 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक इस बीमारी से 19 लोगों की जान भी जा चुकी है। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को इसके कारण 4 मरीजों की मौत भी हो गई। ब्लैक फंगस से प्रदेश में अब तक 19 की मौत हुई है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला यूपी 8वां राज्य है। इससे पहले गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा, पंजाब और चंडीगढ़ इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। वहीं ब्लैक फंगस ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रखे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो क्या इंजेक्शन मिल पाएगा और इसके इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में क्या इंतजाम है। नोएडा की सीएमओ डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने इस बारे में क्या बताया, चलिए आपको सुनाते हैं। पहले कोरोना, अब ब्लैक फंगस। लगातार ब्लैक फंगस के मामले गाजियाबाद में बढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें कि आज एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। वहीं जहां इनका इलाज चल रहा है, इस समय हम उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उन्हीं डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय आपके हॉस्पिटल्स में कितने मामले हैं और हालात कैसे हैं? हमारे अस्पताल में अभी तक जो केस ऑपरेट हुए हैं वो 21 हैं और 3 मरीज मेरी ओपीडी में अभी हैं जिनको मुझे ऑपरेट करना है। तो ये हमारे यहाँ 24 मामले हो जाएंगे। अब जो हमने पहले ऑपरेशन किए थे वो ऑपरेशन के जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आ रही हैं उनसे ये पता लग रहा है कि ये काले फंगस के साथ साथ वाइट फंगस भी है। अभी अगर आप इसको फोकस करेंगे तो इन्वेजिव एस्परजिलोसिस है। ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस इसको हम वाइट फंगस बोलते हैं। तो काला फंगस और वाइट फंगस हमारे पास दोनों हैं। 8-10 पेशेंट हमारे पास दोनों के हैं। 1-2 पेशेंट सिर्फ वाइट फंगस के हैं, बाकी सब काले फंगस के हैं। ब्लैक फंगस में सबसे ज़्यादा कारगर जो इंजेक्शन है इन्फोटेरेसन बी, वह हमें कहीं भी नहीं मिला। हमने सभी मेडिकल स्टोर खंगाले, लेकिन किसी के पास भी वह उपलब्ध नहीं था। गाजियाबाद की सबसे बड़ी दवाई मंडी में हम गए, हमने वहाँ सब जगह ढूंढा, लेकिन हमें वह कहीं भी उपलब्ध नहीं मिला। ब्लैक फंगस जो है शुरू से ही है, हमेशा से, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ब्लैक फंगस इसका नाम भी मिसनोमर है। ब्लैक इसका नाम नहीं है। ब्लैक ये एक्चुअली वेसल्स को इन्वेट कर लेता है। नेजल पैसेज के थ्रू इसकी एंट्री होती है, उसके बाद वेसल्स को जैसे टिश्यू की नेक्रोसिस कर देता है, टिश्यू ब्लैक हो जाता है, इसलिए जो है इसका नाम ब्लैक फंगस दे दिया गया। और ये उन पेशेंट को हो रही है जो घर पे भी हो रही है, जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों को हो रही है। इसमें एक तो ब्लैक फंगस हो ना, इसके लिए जो आवश्यक प्रिवेंटिव कदम उठानी है
उस पर भी विचार करते हुए निर्देश जारी किया गया है, और यदि अगर होता है तो कैसे उसको ट्रीट करना है उस पर भी। तो प्रिवेंशन में ये देखने को मिला है कि ब्लैक फंगस अधिकांश मामलों में वहाँ होता है जहाँ स्टेरॉइड्स का उपयोग ठीक से नहीं किया जाता है, अथवा जो ऑक्सीजन जब देते हैं उसमें ह्यूमिडिफायर में अच्छे से पानी जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका उपयोग ना करने की वजह से, ये दो मुख्य कारण विशेषज्ञों ने बताया है। अतः हॉस्पिटल्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए इन दोनों बिंदुओं पर काफ़ी हॉस्पिटल्स को डायरेक्शंस भी दिया गया है। वहीं लखनऊ में एसटीएफ ने सचिवालय के पास से 4 शातिरों को गिरफ्तार किया। इनमें एक शातिर ऐसा भी शामिल है जो सीएम का ओएसडी बनकर अधिकारियों से फर्जी जांच के नाम पर वसूली करने का काम करता था। इस शातिर का नाम प्रमोद कुमार दुबे उर्फ दयाशंकर सिंह उर्फ संतोष कुमार सिंह उर्फ बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये कितना शातिर है कि आप इसके 4 नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। प्रमोद दुबे 2007 और 2010 में सरकारी अधिकारियों से ठगी के नाम पर जेल भी जा चुका है और जेल से छूटने के बाद अपने साथियों के साथ सीए, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से वसूली कर रहा था। इसके अलावा एसटीएफ ने लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाले अतुल शर्मा उर्फ मनोज कुमार सिंह, राजाजीपुरम में रहने वाले प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और बाजार खाला के राधेश्याम कश्यप को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी का परिचय पत्र, अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर की लिस्ट के साथ कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। हेलो, दयाशंकर सिंह बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री आवास। नमस्कार भैया। नमस्कार, भदौरिया जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। भदौरिया जी, ऐसा है कि आप और आदमी है तो हमने इसलिए बताने का प्रयास किया। कितने समय से आप एटा में हैं? 4 साल से। 4 साल से। और बहुत कुछ लोग नाराज हो गए क्या वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, तभी तो मैं बता रहा हूँ आप। अच्छा, वो मीडिया वो फोटो शायद कोई छप गया था गड़ी वाला। नहीं, वो नहीं है। अच्छा। असल में अभी मुख्यमंत्री जी लौट के आए हैं बाहर से। अच्छा। अब पता नहीं कितने क्या कहे। अफसर साहब ने एक आदेश किया है, उसमें लिखा है कि कुलदीप सिंह सेंगर वो भदौरिया पूर्व कार्यकाल और मौजूदा कार्यकाल में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच सतर्कता अधिष्ठान से करा के कार्रवाई से अवगत कराएं 10 दिन में। वहीं एटा जिला जेल के जेलर से ठगी के मामले की पूरी खबर आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360 और खबरों की रफ्तार जारी है। तो अब खबर एटा से। एटा के जिला जेल के जेलर से ठगी के मामले में एसएसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि इस मामले में जेलर कुलदीप भदौरिया ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें बताया गया कि उन्हें 3 से 4 दिनों से फोन करके जांच के बहाने धमकियां दी जा रही थी और पैसों की मांग की जा रही थी। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर कोरोना संकट के बीच आज कानपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का उस वक्त उल्लंघन हुआ जब खुद शहर काजी ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक बैठक बुला ली, जिसमें ना तो लोगों ने मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग नारेबाजी करते रहे। बाद में शहर काजी हाफिज कुद्दूस ने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर भीड़ जुटा ली, लेकिन किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि यह लापरवाही कोरोना संक्रमण की बड़ी वजह बन सकती है। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए, कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर की जा रही है। तो तस्वीरें गौर से देखिए, किसी ने भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना उचित नहीं समझा। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और यहां दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही। लोग एक दूसरे से सटे हुए और गलियों में उमड़ पड़े। भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से 2 गज की दूरी का यहां पालन नहीं हो रहा, ना मास्क लगाना किसी ने जरूरी समझा। ऐसे में अगर इनमें कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो वो न जाने कितने लोगों को संक्रमण फैला देगा। तो शहर काजी ने कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कितना गंभीर यह मामला है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल किट रवाना की। इस दौरान सीएम ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लगातार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट और
आपका वेंटिलेटर हैं, ये सारी चीज़ें आ ही रही हैं। और आज जैसे बताया हमारे डिक्शन की तरफ से भी ऑक्सीजन प्लांट एक को लगाना चाह रहे हैं और जल्दी से लगेगा। 50 लाख ऐसे उन्होंने स्वीकृत किया है और पहाड़ के लिए भी बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। वहीं सूबे के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर भी है और सरकार को चिंता भी है। यशपाल आर्य ने काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में कोविड सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट के निरीक्षण और महुआ खेड़ागंज में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए बात कही। देखिए, सरकार पूरी तरह गंभीर भी है और चिंता भी है, सरकार गंभीर भी है। आवश्यक जो भी कदम होंगे हम उठाएंगे। मैंने जैसा कहा कि हम सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और जीत हासिल करनी है। ये तभी हो पाएगा जब का जन सहयोग बहुत आवश्यक है। वहीं कोटद्वार के 300 बेड के बेस हॉस्पिटल को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कोरोना को लेकर उन्होंने चिंता भी जताई और ये कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। कोटद्वार बेस चिकित्सालय को 300 बेड का चिकित्सालय के रूप में आधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित करने के लिए इस कोविड महामारी में हमने महसूस किया 300 बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, जिसमें 10 आईसीयू पहले से हैं, 4 आईसीयू पहले से चल रहे थे, तो 14 आईसीयू हमारे 10 नए आईसीयू और 4 पुराने आईसीयू पहले से चल रहे थे। 250 KL का हमने एक जनरेटर केवल ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए इनको दिए हैं। वहीं विधानसभा में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि कोरोना के साथ रोजगार को भी प्राथमिकता दी जाए, विभिन्न पेयजल परियोजना कार्य में तेजी लाएं, मजदूरों के भुगतान में विलंब न करें और उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी काम धरातल पर दिखाई देने चाहिए। समीक्षा बैठक में सबसे पहले तो जो हमारी पेयजल है, पेयजल में इस समय लोगों को हमको स्वच्छ पानी देना है। बरसात शुरू होगी, इससे पहले हमें जो टैंक है हमारे पहले उनमें सफाई करनी है। सफाई के चैम्बर है, चैम्बर को भी ठीक करना है। उसके साथ साथ फिल्टर जो खराब हो गया था फिल्टर को भी ठीक करना है। उसमें हाइपो भी डालने हैं, लिक्विड जो करता है ब्लीचिंग पाउडर के स्थान पर, जिससे लोगों को जो पानी स्वच्छ पानी में जो कीटाणु है कीटाणु मर जाए पानी के। तो पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बैठक ली। अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक में दिशा निर्देश दिए गए। विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तय समय सीमा के अंदर ये सभी जरूरी काम पूरे हो जाने चाहिए। तो विभाग के अधिकारियों की आज बैठक ली मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।